हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। किताबी चस्का चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब कभी कोई लेखक अपनी यात्रा संबंधी जानकारी हमें देता है या उसके बारे में लिखता है तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। आज मैं हिंदी साहित्य जगत की एक मशहूर हस्ती के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जो यात्रा वृत्तांत लिखने में सिद्धहस्त थे। उनका नाम है श्री राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी का कहना था कि यात्रा करते समय हमें मनोरंजन और ज्ञान तो मिल ही जाता है, साथ ही साथ कई अनजान जगहों के बारे में जानकारी भी मिलती है। उस जगह की भाषा, संस्कृति, सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है। तो दोस्तों, प्रस्तुत यात्रा विवरण ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन की पहली तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। भारतीयों को उस समय तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। अतः राहुल जी याचक का वेश धारण कर नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा पर गए थे। आज लोग फरी कलिंगपोंग के रास्ते से तिब्बत जाते हैं, परंतु उस समय यह रास्ता बंद था। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ वर्ष 1929-30 की। तो वर्ष 1929-30 में नेपाल से तिब्बत जाने वाले रास्ते से ही भारत अपनी अधिकतर वस्तुएं निर्यात किया करता था। इसी रास्ते से लेखक याचक के वेश में तिब्बत पहुंचे थे। इस रास्ते में जगह जगह फौजी चौकी और किले दिखाई देते हैं जिनमें चीनी सेना रहा करती थी। आज कई मकान यहाँ नष्ट हो चुके हैं और कुछ किलों को वहां के स्थानीय किसानों ने अपना आवास बना लिया है। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हुए लेखक चाय पीने की इच्छा संजोए एक टूटे फूटे किले के पास आकर रुकते हैं। तिब्बत आने पर लेखक को भारत की तुलना में यहाँ के लोगों के विचार बहुत खुले हुए लगे। जैसे यहाँ जातिगत भेदभाव, छुआछूत जैसी सामाजिक बीमारियों से लोग कोसों दूर थे। औरतों को बिना पर्दा किए स्वतंत्र रूप से घूमने की छूट थी। लोग यदि यहाँ डरते थे तो सिर्फ भिखारियों की चोरी करने की आदत से। लेखक यहाँ की एक और बात से अत्यंत प्रभावित थे कि यदि आपको चाय पीने की तलब हो रही है तो और बशर्ते आपके पास चाय बनाने की सामग्री जैसे चाय पत्ती, नमक, सोडा, मक्खन और थोड़ा दूध। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, नमकीन चाय। तो अगर आप चाय पीना चाहते हैं, चाय पीने की तलब हो रही है, तो किसी के भी घर चले जाएं। घर की महिला बढ़िया मक्खन वाली चाय, जिसे तिब्बत में पोचा कहते हैं, बनाकर आपको दे देगी। तो लेखक जब चाय पीकर वहां से चलने लगे तब एक आदमी ने उनसे राहगीरी मांगी जो उन्होंने दे दी। दोस्तों, राहगीरी एक तरह का पास है या आज के जमाने का वीजा भी कह सकते हैं, जिसे लेखक ने अपने मंगोल बौद्ध मित्र सुमति की सहायता से वहां के मजिस्ट्रेट से बनवाया था। तो वहां से चलकर लेखक और उनके मित्र तिब्बती बॉर्डर थोंगला के आखिरी गांव पहुंचे, जहां लेखक के मंगोल दोस्त के परिचित जन थे। एक बार फिर से यहाँ मैं आपको याद दिला दूं कि लेखक यहाँ पर भिखारी के वेश में या याचक के वेश में मौजूद हैं। इस वेश में होने के बावजूद भी उन्हें उस गांव में ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। अगले 5 वर्षों तक दोनों मित्र उस स्थान पर भ्रमण करते रहे। जब वे वहां से लौटने लगे तब लेखक अपने असली रूप में थे, परंतु दुर्भाग्य देखिए, जब याचक के रूप में थे तब कम से कम कुछ तो खातिरदारी हुई थी, परंतु असली वेश में आने के बाद किसी ने उन पर ध्यान तक नहीं दिया। यहां तक कि उन्हें एक गरीब की झोपड़ी में रात गुजारनी पड़ी। वहां से निकलने के बाद दोनों के सामने ढाणा थोंगला को पार करना था। ढाणा थोंगला तिब्बती सीमा पर एक ऊंची जमीन है, ऊंची जगह का नाम है। ढाणे 16 से 17 हजार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण कई किलोमीटर तक वहां गांव नहीं थे। चोर उचक्के डाकुओं के लिए छुपने की उपयुक्त जगह थी। तिब्बत के गांव में खूनी को सजा मिल जाती है, परंतु यदि थोंगला जैसी जगह पर कोई मर जाए तो सरकार भी ध्यान नहीं देती। पिस्तौल बंदूक पर सरकार की कोई पाबंदी ना होने पर यहाँ के लोग खुलेआम इन्हें लेकर घूमते हैं और किसी को जान से मारना यहाँ बड़ा आसान है। लेखक और उनके मित्र सुमति जब भी किसी डाकू जैसे दिखने वाले आदमी को देखते तो वह डरकर तुरंत अपनी टोपी उतारकर भिखारी का अभिनय करते और उनके सामने भीख मांगने लगते। इस तरह वे दोनों थोंगला की चढ़ाई चढ़ते जा रहे थे। ऊंचाई की वजह से लेखक ने मित्र सुमति को सुझाव दिया कि रास्ते में 2 घोड़े किराए से ले लिए जाएं।
जैसे तैसे रात बिताकर अगले दिन घोड़े पर सवार हो ऊंचाई की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने चाय पी और दोपहर तक ढाणे पर जा पहुंचे। वे समुद्र तल से 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े थे, जहां पूर्व से पश्चिम दिशा में हिमालय पर्वत दिखाई दे रहे थे। ऊंचे टीले पर पहाड़ पारदर्शी दिखाई दे रहे थे। उत्तर दिशा में कम बर्फ वाले पहाड़ थे। लेखक और उनके मित्र सुमति तिब्बत की सबसे ऊंची जगह ढाणे पर थे, जो तिब्बतियों के देवता का स्थान भी कहा जाता है। इस जगह को वहां के स्थानीय लोगों ने पत्थर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया था। लेखक और उनके मित्र ने चढ़ाई तो जैसे तैसे पूरी कर ली थी, परंतु अब वहां से उतरने की बारी थी तो उन्हें अपनी नानी याद आ गई। लेखक का घोड़ा काफी थक चुका था, अतः बाकी घोड़ों की तरह तेज नहीं चल रहा था। इस धीरे धीरे चलते घोड़े पर लेखक अपने आप को डॉन क्विक्सटो के उपन्यास के हीरो की तरह अपने आप को समझ बैठे। थोड़ी ही देर में लेखक को पता चल गया कि वे अपने मित्र सुमति से पिछड़ चुके हैं। कहने का तात्पर्य है कि सुमति काफी आगे जा चुके थे, लेखक की आंखों के सामने से ओझल हो चुके थे और लेखक को रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेखक रास्ता भटक चुके थे। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने किसी से लंकोर का रास्ता पूछा और तब जाकर 4-5 बजे वहां पहुंचे, जहां पहले से ही उनके मित्र सुमति उनका इंतजार कर रहे थे, जो टोकरी भर कंडे फूंक फूंक कर, चाय गरम कर करके लेखक का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेखक के देर से पहुंचने पर गुस्से में उबल रहे थे, परंतु जब लेखक ने उन्हें घोड़े की सुस्ती के बारे में बताया, तब जाकर सुमति का गुस्सा ठंडा हुआ। लंकोर में सुमति की पहचान होने की वजह से उनकी खूब आवभगत हुई। पहले चाय सत्तू पेश किया गया और रात में वहां का प्रसिद्ध पकवान थुक्पा, जिसे नूडल सूप, परोसा गया। अगले दिन वहां से निकलकर वे पहाड़ों से घिरे टापू तिंगरी के मैदान में पहुंचे, जहां से एक छोटी पहाड़ी दिखाई देती है, जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी है। यहां भी आसपास के गांव में सुमति के परिचित लोग मिले। सुमति उन्हें बोध गया से लाए गंडे बांटने लगे थे। तो गंडे का मतलब यहाँ पर मंत्र पढ़कर गांठ लगाए हुआ कपड़ा या धागा है दोस्तों, क्योंकि सुमति एक बौद्ध भिक्षु हैं और तिब्बत के अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। और बोध गया, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया से लाए हुए गंडे सुमति यहाँ पर बांटने लगे थे। सुमति आसपास के सभी गांवों में जाकर ये गंडे बांटना चाहते थे, परंतु लेखक को लगा कि यदि सुमति सभी गांवों में गए तो वहां बहुत अधिक समय व्यर्थ हो जाएगा और वे ल्हासा नहीं पहुंच पाएंगे। अतः लेखक ने सुमति से कहा कि जिस गांव में हम रुकेंगे वहां गंडे बांट देना, ल्हासा पहुंचकर मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा। सुमति मान जाते हैं। अगले दिन ही भारवाक या कुली ना मिलने पर लेखक और सुमति तिब्बत की कड़ी धूप में अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। धूप में उन दोनों की दशा बहुत ही दयनीय हो गई थी। रास्ते में सुमति ने शेकर विहार चलने का प्रस्ताव रखा, जिसे लेखक ने सहर्ष मान लिया। लेखक ने देखा कि तिब्बत की जमीन बहुत सारे जागीरदारों के पास है। इन भूमियों में कई बौद्ध मठ बने हुए हैं और अपनी अपनी इन जमीनों पर भूमि का मालिक खेती कराता है और कुछ लोगों से जबरन खेती करवाई जाती है, मजदूरी करवाई जाती है। खेती का कामकाज देखने वाले बौद्ध भिक्षुओं को बड़े आदर के साथ देखा जाता है। शेकर विहार में खेती के मालिक भिक्षु नमसे उन लोगों से बड़े प्रेम से मिले। विहार में बौद्धों का मंदिर था, जहां बुद्ध वचन की अनुवादित कंजूर की हस्तलिखित 103 पुस्तकें मिली, जिनका वजन 15-15 सेर था। लेखक तो बस उन किताबों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और वे पुस्तकें उन्हें बहुत रोचक लगी और बस उन्हीं में खो गए। यहाँ तक कि सुमति को अपने परिचितों से मिलने की इजाजत दे दी। लेखक को लगा शायद सुमति को सबसे मिलकर आने में 2 या 3 दिन लग जाए, पर सुमति उसी दिन शाम को वापस आ गए। सुमति के आते ही लेखक और उनके मित्र भिक्षु नमसे से विदा हो अपना अपना सामान उठा तिंगरी गांव की ओर चल पड़े। दोस्तों, यह था लेखक का यात्रा वृत्तांत।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने अपने कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।